नमस्कार। रामानंद क्लासेज में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, कल आपने वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में डीसी जनित्र की विशेषताएं और उनके उपयोग देखे। आज हम उन लक्षणों के आधार पर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन को देखेंगे। आर्मेचर रिएक्शन जब आपका डीसी जनित्र अल्प भारित होता है तो उस स्थिति में आपके मुख्य ध्रुव के कारण जो आर्मेचर में के चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो उसका प्रकार एसी होता है। तो एसी जब चालक में उत्पन्न होती है तो उतने ही मान का चुंबकीय क्षेत्र भी निर्मित कर लेती है। तो इस प्रकार आर्मेचर खुद का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, जिससे हमारे मुख्य ध्रुव की सामर्थ्य कमजोर हो जाती है। इस प्रभाव को हम आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव, जिसमें को नाम देंगे हम प्रतिचुंबकन प्रभाव कहते हैं। और आपके आर्मेचर के खुद के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो सीएमएफ उत्पन्न होता है उससे आपके ध्रुव संतृप्त हो जाते हैं और फिर आपके टर्मिनल वोल्टता पर यानी कि ईएमएफ का मान कम होने लगता है। ऐसा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव आपका अचुंबकन प्रभाव कहलाता है। तो आपने देखा कि आर्मेचर जब खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित कर लेता है तो उसके कारण मुख्य ध्रुव सामर्थ्य कम होने और ईएमएफ का मान कम होने की क्रिया आर्मेचर प्रतिक्रिया और जो इफेक्ट आता है वो प्रभाव कहलाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव में सबसे पहला प्रतिचुंबकन या विचुंबकन के नाम से भी इसे आप जानते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मैग्नेटिज्म। इसको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले आपको एक चुंबक क्षेत्र जहां पर आपकी स्थायी चुंबक बन रही है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जिसके बीच आर्मेचर घूर्णन करता है। माना कि ये आर्मेचर की ज्यामिति अक्ष है और इसके परित ये आर्मेचर आपका है। अब देखिए
आप जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव हैं तो उनके दो ध्रुव सिरे भी होते हैं। वो ध्रुव सिरे LPT और TPT LPT के सामने आपको TPT मिलेगा एक चुंबक का, और TPT के सामने आपको LPT मिलेगा। अब सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि LPT का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं लीडिंग पोल टिप, अग्र ध्रुव सिरा। ये क्या कहलाता है? अग्र ध्रुव सिरा। अब देखिए टीपीटी का पूरा नाम TPT, ट्राइलिंग पोल टिप, ट्राइलिंग पोल टिप। पश्च ध्रुव सिरा, इसे क्या कहते हैं हम? पश्च ध्रुव सिरा, पश्च ध्रुव सिरा। तो आज आपने एक बात देखी कि प्रत्येक चुंबक के ध्रुव के भी दो ध्रुव सिरे होते हैं, और ये ध्रुव सिरे LPT और TPT होते हैं। LPT के सामने आपको चुंबक का TPT मिलेगा, दूसरे ध्रुव का, और इस ध्रुव का जो TPT है उसके सामने आपको LPT मिलेगा। और आप बल रेखाओं की विशेषता जानते हैं कि बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर अंदर प्रवेश करती है। यह आपने चुंबकीय बल रेखाओं का गुण देखा होगा। तो बल रेखा हमेशा LPT से TPT या LPT से TPT या LPT से TPT की ओर जाएगी। इस प्रकार वो अपना वृत्तीय बल रेखा, अपना वृत्तीय जो है पथ पूरा कर लेती है। तो देखिए, अब आपको ये जो अक्ष दे रखी है, मैंने जिस वस्तु को किसी अक्ष के परित निर्मित किया जाता है उसे GNA कहते हैं। तो यहां प्रश्न बना कि GNA का पूरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ज्यामिति उदासीन अक्ष। जब आपका आर्मेचर स्थिर होता है तो उस स्थिति में GNA जिस जगह है उसी जगह आपकी MNA होती है। एक ही बिंदु पर GNA और MNA
स्थित होती हैं। एमएनए का पूरा नाम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब आपका आर्मेचर जिस दिशा में रोटेट करता है, घूर्णन करता है, उस दिशा में आपकी एमएनए जीएनए से किसी कोण पर विस्थापित हो जाती है। तो यहां से निकली आपकी वल रेखाएं और इधर से भी आपकी निकलेंगी वल रेखाएं। अब जब ये बल रेखाएं आर्मेचर को काटेंगी और जीएनए से एमएनए किसी कोण पर विस्थापित हो जाती है, तो आर्मेचर का खुद का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसकी प्रकृति विपरीत होती है। तो यहां ये चुंबकीय क्षेत्र और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। तो हमारे मुख्य क्षेत्र की ध्रुव सामर्थ्य कमजोर हो जाती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्बल हो जाता है और टर्मिनल वोल्टता में कमी आती है। इस प्रभाव को प्रतिचुंबकन प्रभाव कहा गया। इसका निदान हम संदोलक भुजा यानी जो आपका वो शोल्डर है उसमें टेंशन लीवर की सहायता से हम जो है जीएनए को एमएनए तक प्रतिस्थापित करके और निरस्त कर सकते हैं। तो इस समस्या का निदान अगर आपको करना है तो आप संदोलक भुजा की सहायता से और जीएनए को एमएनए तक प्रतिस्थापित कर देंगे। अब जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी आर्मेचर धारा जो है उसके प्रभाव से ही को देखना पड़ता है। जिस समय हम मान कम करना पड़ता है हमें, जिससे कि हमारी जीएनए एमएनए तक प्रतिस्थापित हो जाती है, वो आर्मेचर धारा को नियंत्रित करके ही किया जाता है। तो इसका निदान करते समय एक अनुभवी इलेक्ट्रीशियन का होना जरूरी है। अब देखिए अचुंबकन प्रभाव, ये तो पहला आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव था, प्रतिचुंबकन प्रभाव। अब हम दूसरा प्रभाव देखेंगे और वो देखेंगे अचुंबकन प्रभाव।
अब क्या देखेंगे आप, चुंबकन प्रभाव, डी मैग्नेटिज्म। जब आपके मुख्य क्षेत्र संतृप्त हो जाता है, मुख्य क्षेत्र क्या हो जाता है, संतृप्त, तो उस अवस्था में आर्मेचर में खुद का अपना एक CEMF उत्पन्न होता है, यानी आर्मेचर के सिरों पर जो EMF उत्पन्न हो रहा था उसके ठीक विपरीत दिशा में CEMF उत्पन्न होता है। अगर EMF पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो मान लीजिए यहां 10 वोल्ट आर्मेचर के सिरों पर वोल्टता उत्पन्न हो रही है और 2 वोल्ट का आपका CMF उत्पन्न हो गया, तो आपके टर्मिनल पर 8 ही वोल्टेज मिलेगी। यानी कि इस अचुंबकन प्रभाव के कारण आपके EMF का मान कम होता है। इस प्रभाव को दूर करने के लिए छोटी मशीनों में, छोटी DC मशीनों में हम एम्पियर टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, एम्पियर टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे जो आपका जितनी मात्रा में आपका CMF उत्पन्न हुआ था और वहां फिर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन जाए जो धूमसावनत कमजोर हुई थी, तो उतना फिर अधिक EMF उत्पन्न हो जाता है और हमें टर्मिनल पर स्थिर वोल्टता मिलती है। आई होप आप यहां तक बेसिक बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो यहां एम्पियर टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है छोटे जनरेटरों में, लेकिन बड़े जनरेटरों में या बड़ी DC मशीनों में फिर इस प्रभाव को कम करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ी जाती है जिसे भरपायक का मतलब अब आपने किसी चीज की कमी को पूरा किया है, तो इसलिए इस बाइंडिंग ने जो है उस EMF के कमी होने की पूर्ति करने का काम किया है, इसलिए ये भरपायक वेस्टन के नाम से जानी जाती है, या इसे निसरण बाइंडिंग भी कहा जाता है, कुंडलन कहा जाता है, और इंग्लिश में हम कंपेसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं, और इसके द्वारा अचुंबकन प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। तो एक दोष ये जो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव हुआ था उसके कारण आपकी मुख्य ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य कमजोर होती है और आपका EMF का मान भी कम होता है, और उसके आपने जो है दोष का निवारण देखा। अब एक दोष और भी होता है, वो भी DC जनरेटरों में दिक् परिवर्तन, कम्यूटेशन, धारा की दिशा
जब बदल जाती है तो ऐसी घटना को कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। जब दिक् परिवर्तन की क्रिया धीरे धीरे होती है तो यानी धारा की दिशा धीरे धीरे बदलती है तो ऐसा दिक् परिवर्तन सतही दिक् परिवर्तन कहलाता है। स्मूथिंग कम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन तेजी से अगर धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसा दिक् परिवर्तन रुक्ष दिक् परिवर्तन कहलाता है। रफ कम्यूटेशन कहलाता है। तो अब दिक् परिवर्तन होता क्या है वास्तव में? तो जैसे ही जनरेटर को आप लोड पर लाते हैं, भारित होता है, तो आपका ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, दिशा परिवर्तक खंड है, और यहां से बुश धारा का संग्रह करता है, संग्रह करता हुआ आगे जाता है। माना कि ये 3 कॉइल हैं आपकी ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए में क्लॉकवाइज करंट की दिशा है और सी में आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब बुश जब 2 खंडों के बीच आता है, जैसे ही बुश इन 2 खंडों के बीच आएगा तो उस समय एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करंट होगी जिससे शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहां पर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के जिस स्थान पर होता है वहां वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है, तो इस कुंडल में करंट का मान भी शून्य हो जाता है। बीच वाले कुंडल में आपकी धारा का मान शून्य हो जाता है। इस क्रिया को लघुपथन के समय की क्रिया कहते हैं। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? बीच वाले कुंडल में यानी कि बी कुंडल में करंट का मान शून्य हो जाता है। जैसे ही इसमें करंट का मान शून्य होगा तो बड़े गौर से देखिएगा कि यहां इसमें एसी है तो पहले वाले कुंडल का खुद का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यहां स्वप्रेरण, एक तो स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा इधर वाले कुंडल का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस कुंडल को, पास वाले कुंडल को जिसमें करंट नहीं है वो काटेगा और अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होगी, क्योंकि बिना वैद्युतिक संपर्क के यदि ईएमएफ उत्पन्न होता है तो आपने ट्रांसफार्मर वाले वीडियो में देखा होगा कि हम उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब यहां पर स्वप्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और
इस ईएमएफ का मान इतना अधिक होता है कि इसके कारण आपके, अब देखिए इसमें आपके अन्योन्य प्रेरण की क्रिया के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी दिशा विपरीत होगी, और फिर पहले जो करंट की दिशा थी अब नई करंट की दिशा आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। लेकिन यहां जो स्वप्रेरित ईएमएफ था उसका मान इतना उच्च होता है कि हमारे बुशों के सिरों पर यानी कम्यूटेटर और बुश के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कूद जाते हैं और चिंगारी या अर्क उत्पन्न होता है। चिंगारी स्पार्किंग अर्क उत्पन्न होता है, जो आपके डीसी मशीन के कम्यूटेटर पर कार्बन जमा कर देता है, यानी कि वहां पर गड्ढे पाड़ देता है, गर्तित हो जाता है, और वो निश्चित दूरी कम हो जाती है जो मैंने कल के वीडियोस में बताई थी 1.5 mm, और घर्षण के कारण बुश भी घिसते हैं। तो धीरे धीरे हमारी वो डीसी मशीन नष्ट हो सकती है अगर दिक् परिवर्तन की, रुक्ष दिक् परिवर्तन का परिणाम जब तेजी से धारा बदलती है तो चिंगारी होती है, और चिंगारी के कारण कम्यूटेटर सेगमेंट और आपके बुश और धीरे धीरे आपकी जो है कम्यूटेटर से जुड़ी हुई बाइंडिंग नष्ट हो जाती है। इस प्रकार आपकी डीसी मशीन का ह्रास हो जाता है। तो इस क्रिया से बचने के लिए बड़ी मशीन हो या छोटी मशीन हो, उनमें पोलों के साथ साथ पोलों के साथ साथ पोलों की संख्या के बराबर छोटे छोटे पोल बनाए जाते हैं। छोटे छोटे पोल बनाए जाते हैं। इन पोलों को इंटरपोल अंतरा ध्रुव कहते हैं, और इन पर एक बाइंडिंग लपेटी जाती है। उस बाइंडिंग को इंटरपोल बाइंडिंग कहते हैं। इंटरपोल बाइंडिंग, जिसे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ करके और रुक्ष दिक् परिवर्तन के कारण जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है उसे दूर किया जा सकता है बड़ी मशीनों में। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में अंतरा ध्रुव कुंडलन जोड़ करके, और इस प्रभाव को आप कम कर सकते हैं रुक्ष दिक् परिवर्तन के। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो दिशा परिवर्तक कुंडल हैं उनके श्रेणी में प्रतिरोध लगा करके भी, तो दूसरा निदान हो गया आपका दिक् परिवर्तक कुंडल के श्रेणी
क्रम में प्रतिरोध जोड़कर। एक और भी उपाय किया जाता है दिक् परिवर्तन को कम करने का। उच्च प्रतिरोध वाले बुशों का प्रयोग करके। अब देखिए, आज डीसी जनरेटर का हम समापन कर रहे हैं। इसमें जो चीजें रही हैं उनको और देख लें आप, फिर आप डीसी मोटर या जो भी आप कमेंट्स में मुझे सुझाव देंगे वही चैप्टर मैं आपके लिए शुरू करूंगा। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है या किस नियम द्वारा किया जाता है, तो वो है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। इसमें आपके दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी फर्स्ट फिंगर और मध्य उंगली को परस्पर समकोण पर इस प्रकार फैलाया जाता है कि तर्जनी फ्लक्स की दिशा में हो, फर्स्ट फिंगर आपकी फ्लक्स की दिशा में हो और अंगूठा चालक की रोटरिंग आर्मेचर की घूर्णन दिशा को इंगित करता है, तो मध्य उंगली प्रेरित ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है। थंब यदि मोशन ऑफ कंडक्टर को प्रदर्शित करे और फर्स्ट फिंगर आपकी फ्लक्स को प्रदर्शित करे, तो आपकी मिडिल फिंगर ईएमएफ को प्रदर्शित करती है। यही फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है। अब देखिए, डीसी जनरेटरों में अंतिम जो बात आती है वो हमारे एक जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का फार्मूला क्या है। तो टर्मिनल वोल्टता प्लस, मैंने ईएमएफ के बारे में बताया है पिछली वीडियो में कि ईएमएफ का मान आरोपित वोल्टता और उस परपथ में हुए वोल्टता पतनों के योग के बराबर होता है। तो B प्लस IR। अब यहां पर देखिए, मैं आपको कंपाउंड जनरेटर के ऊपर लेकर के और ईएमएफ की गणना का फार्मूला बता रहा हूं। यानी आपकी टर्मिनल वोल्टता प्लस आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध के कारण हुए वोल्टता पतन प्लस श्रेणी सीरीज बाइंडिंग, सीरीज करंट और सीरीज बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण हुए वोल्टता पतन और आपके बुशों पर
बुश संपर्क प्रतिरोध के कारण जो वोल्टा पतन होता है उसे बुश संपर्क पात कहते हैं, जो आपको वोल्ट में दिया होगा। यह टर्मिनल वोल्टा जो है वो ISH और RSH यानी शंट क्षेत्र और शंट क्षेत्र धारा के कारण, शंट क्षेत्र प्रतिरोध और शंट क्षेत्र धारा के कारण जो वोल्टता उत्पन्न होती है वो टर्मिनल पर प्राप्त होती है। तो चाहे लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो, आपको अगर सीरीज बाइंडिंग, शंट बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस दिए हो और बुश का संपर्क पाथ दिया हो तो आपसे आर्मेचर करंट पूछ लेता है या आपसे जो है EMF का मान पूछ लेता है। तो इस प्रकार आप आंकिक सवालों को करके देखना है। एक चीज जो अंतिम रह जाती है जनरेटर में और उसके बाद जनरेटर का समापन हो जाता है, वो हमारी ये है कि DC जनरेटरों में अगर हमें खुला परिपथ, ओपन सर्किट और हमें क्षरण लीकेज का पता लगाना है या आपको शॉर्ट सर्किट का पता लगाना है, लघु पतन का पता लगाना है, तो उसके लिए आपको फिगर दे दिया जाता है। तो आप विशेष करके ये ध्यान दीजिए थोड़ी सी एक बात कि अगर आपका न्यूट्रल टेस्ट लैंप का बॉडी से जुड़ा है तो अर्थिंग की जांच की जा रही है, अर्थिंग टेस्ट किया जा रहा है। तो कौन सी जांच है आपकी? भू संपर्कन की जांच। और यदि आपका न्यूट्रल और लाइन दोनों टर्मिनलों से जुड़े हुए हैं, आपको फिगर में इतना सा देखना है केवल कि न्यूट्रल बॉडी से जुड़ा हुआ है तो 100% आपके अर्थिंग टेस्ट की जांच की जा रही है। और न्यूट्रल अगर टेस्ट लैंप का टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ओपन सर्किट की जांच की जा रही है। अब DC मशीनों के रोधन प्रतिरोध की भी समय समय पर जांच होनी चाहिए। तो 6 महीने में एक बार प्रत्यावर्तन के समय DC मशीन का रोधन प्रतिरोध मापन करना अत्यंत आवश्यक है। और वे मशीन जिनका प्रत्यावर्तन यानी कि जिन कारखानों में DC मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है तो उनका भी 1 वर्ष में रोधन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिनको ये वीडियो पसंद आई हो वो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।